हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस ट्यूशन में। आज के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ साइंस, यानी कि साइंस से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करें। अगर बात करें ये वीडियो कौन कौन देख सकते हैं, तो जितने भी टोटल एग्ज़ाम होते हैं क्लास के अगर बारे में बात करें तो 5वां से जितने कॉम्पिटिटिव लेवल के जो तैयारी कर रहे हैं वो टोटल स्टूडेंट्स ये वीडियो को क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इनमें सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिया गया है, पढ़िए। मानव का समान तापक्रम, मानव का जो समान ताप है, समान तापक्रम है, वो कितना डिग्री है? तो याद रखिएगा, अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस में अगर बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में अगर बात करें तो 310 केल्विन होती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा, वो जो तत्व है वो ऑक्सीजन है। कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा कौन सा तापक्रम होता है जहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान क्या होता है बाबू? बराबर होता है। देखो कौन कौन सा, तो 0 डिग्री सेल्सियस का मान और फ़ारेनहाइट का मान क्या होता है? बराबर होता है। तो वो याद रखिएगा, वो होता है -40 डिग्री तापमान, ठीक है। ऊपर कॉपी कर देते हैं, पता चलेगा आपको। देखो -40 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन याद रखना है आपको, ये जो -40 डिग्री सेल्सियस है वो किसके किसके लिए बराबर होता है बाबू? तो वो हम लिख के आपको बता देते हैं, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो ये फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में अगर बात करें आपको से कि कितना डिग्री से बराबर होगा, तो -40 डिग्री, -40 डिग्री। लेकिन अगर आपको से बोला जाए कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन, ऐसा तापक्रम, ठीक है, ऐसा कौन सा तापक्रम है जहाँ पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन का तापक्रम मान जो होता है बराबर होता है? तो याद रखिएगा वो होगा -273 डिग्री, ठीक है। -273 डिग्री तापमान जो होता है क्या होता है? बराबर होता है। ओके, समझ में आ गया। चलिए, यहाँ से हम आपको 2 या 3 क्वेश्चन से ज़्यादा बता दिए। सबसे पहले तो मानव का समान तापक्रम कितना होता है? तो याद रखिएगा, मानव का समान तापक्रम 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, सब एक ही का आंसर है, और 310 केल्विन, 3 का आंसर। मानव का समान तापक्रम 98.6, मनुष्य के समान प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वो कौन सा तत्व होता है? वो ऑक्सीजन होता है, जो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, याद रखिएगा, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेरिब्रम। सबसे छोटा भाग की अगर बात करें कि मानव में सबसे छोटा भाग कौन होता है, ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो सेरिब्रम हो जाएगा, सेरिबेलम हो जाएगा। अगर इसका हम बात करें मस्तिष्क के वजन का, ठीक है, तो 1350 ग्राम से 1200 होगा, 1250 ग्राम से 1400 ग्राम तक। और लगभग इसको माना जाता है कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो मस्तिष्क का वजन होता है वो 1.5 kg का होता है, ठीक है। कितने का? 1.5 kg का। अगला अगर हम बात करें ब्रेन स्टेम के, तो वो होगा मेडुला ऑब्लोगेंटा, ठीक है। तो यहाँ से हम आपको बहुत सारे, एक ही क्वेश्चन में 4 या 5 क्वेश्चन छुपा हुआ है। सबसे पहले तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, पहला क्वेश्चन सेरिब्रम आंसर। सबसे छोटा भाग सेरिबेलम। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1250 से 1440 ग्राम तक, ठीक है। अगर हम बात करें इसका वजन का लगभग में, तो 1.5 kg का होगा। इसके बाद अगर हम बात करें ब्रेन स्टेम, तो ब्रेन स्टेम का मानव मस्तिष्क में ब्रेन स्टेम किसको बोलते हैं? तो वो याद रखिएगा, मेडुला को बोलते हैं। कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, मानव मस्तिष्क के शरीर में, ठीक है, मानव मस्तिष्क शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि, यानी कि अगर हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, यहाँ पर समझो, जैसे मान लिया जाए ये आपका क्या है बाबू? शरीर है। देखो यहाँ पे हम छाप देते हैं, मान लिया जाए ये आपका शरीर है, इधर में आपका मस्तिष्क है, तो इसका सबसे छोटा भाग कौन सा है?
मानव मस्तिष्क का सबसे जो छोटा भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, यानी कि मास्टर ग्रंथि। उसको क्या बोलेंगे? मास्टर ग्रंथि। लेकिन याद रखिएगा ये जो मास्टर ग्लैंड है यानी कि इसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्रंथि मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है या फिर शरीर के सबसे छोटा ग्रंथि है, तो याद रखिएगा वो क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्रंथि। इसे हम मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि के अगर हम साइज के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मटर के दाने के जैसा। इसका साइज कैसा होता है? एकदम मटर के दाने के जैसा। इस प्रकार से, इतना से ज़्यादा इसका साइज नहीं होता है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ से अभी हम आपको क्या बताएं, यहाँ पे देखो सही से आपको दिखाई देगा। मानव मस्तिष्क के शरीर में सबसे छोटा जो भाग है वो पिट्यूटरी ग्रंथि है। इसे पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं और मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन मास्टर ऑर्गन के नाम से किसे जानते हैं? तो वो ब्रेन। याद रखना, दो बातें जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेगा ये वीडियो में हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख करके, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं। अगर आपको से बात करेगा मास्टर ग्लैंड के बारे में, ठीक है, मास्टर ग्लैंड कौन है, या फिर आपको से बात करेगा कि मास्टर ऑर्गन कौन है, ठीक है। तो मास्टर ग्लैंड अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा। और अगर हम बात करें मास्टर ग्लैंड का तो उसका आंसर होगा ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 5 अभी आपको क्वेश्चन बताएं, इसमें 5 में लगभग 15 या 16 क्वेश्चन बता दिए बाबू, सही से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो याद रखिएगा अगर हम शरीर के अंदर बात करें तो वो यकृत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यकृत, लीवर हो जाएगा। अगर शरीर के बाहर बात करें तो वो त्वचा। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा लेकिन आंसर आपको 2 बता रहे हैं, है ना। तो अलग अलग आपको आंसर मिलेंगे, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहेगा शरीर के अंदर कौन सा? तो त्वचा, यकृत। शरीर के बाहर कौन सा? तो त्वचा हो जाएगा। कंफर्म? आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो वो याद रखिएगा टिबिया हड्डी जो होती है टांग में पाई जाती है, पैर में पाई जाती है, इन लोअर लेग, ठीक है, नीचे वाले जो भाग होता है ना उसमें पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ी ग्रंथि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो याद रखिएगा मानव शरीर में फीमर हड्डी होती है, अपर लेग, जो पैर के ऊपर वाले भाग में पाया जाता है। सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिस यानी कि कान में जो पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ से टिबिया और फीमर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए हम आपको कार्डबोर्ड पे छाप के दिखा देते हैं। जैसे मान लिया जाए ये कोई, ठीक है, क्या है बाबू? व्यक्ति है, इनका ये पैर है, चलिए ये उंगली लगा देते हैं, मान लिया जाए, ठीक है बाबू। ये कोई भयानक आदमी, ऐसे हमको चित्रकला उतना नहीं आता है बढ़िया। चलिए ये इनका हाथ है, हो गया 5 उंगली ना। चलिए अब ये नहीं कहिएगा कि सब उंगली लगभग बराबर लग रहा है, तो हमको उसको से मतलब नहीं है। जैसे मान लिया जाए ये क्या है बाबू? व्यक्ति हैं, ठीक है। इतना बढ़िया हमको चित्र नहीं छापने आता। अब जरा समझिए, जैसे ये लोअर लेग जो ये घुटना मान लेते हैं, ठीक है। तो टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया हड्डी ये वाला में पाया जाता है, ठीक है। जो नीचे वाला भाग होता है उसमें कौन सी हड्डी पाई जाती है? टिबिया बोन्स पाया जाता है, टिबिया हड्डी पाया जाता है। समझ में आया? लेकिन अभी जो हम आपको बताएं कि फीमर, ठीक है, कौन सी हड्डी? फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये याद रखिएगा फीमर हड्डी जो घुटना हो गया, घुटना के ऊपर यानी जांघ तक, घुटना और जांघ के बीच में जो हड्डी पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं फीमर हड्डी, ठीक है। फेरस नहीं, फीमर हड्डी। कौन सी हड्डी बोलेंगे? फीमर हड्डी बोलेंगे। सबसे छोटा, ठीक है, सबसे अगर आपको बात करें कि सबसे छोटा हड्डी कौन सा है तो वो अभी हम आपको तुरंत बताएं, आस्टेपिस हड्डी। कौन सी हड्डी बाबू? आस्टेपिस हड्डी। और ये आपको कहाँ पाई जाती है? तो ये पाया जाता है कान में, ईयर में, ठीक है, कान में पाई जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8वां, मानव शरीर का, देखो मानव शरीर का मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान, खून का पीएच मान कितना होता है? 4 होता है। इससे 2-3 बातें और याद रखिए। अच्छा, पीएच यानी फुल फॉर्म, और रक्त में क्या पाया जाता है? फेरस पाया जाता है। रक्त में क्या पाया जाता है बाबू? फेरस पाया जाता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ तक समझ में आया? चलिए पीएच के बारे में थोड़ा सा और कुछ जानकारी ले लेते हैं यहाँ से हम लोग। इसको मिटा करके आपको बता देते हैं तुरंत। अगर हम बात करें पीएच स्केल का, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बता देते हैं पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम तुरंत बताए थे पावर, सही से नहीं पता चल रहा है ना, चलिए बड़ा वाला मार्कर से लिख देते हैं, ये सही से मिटेगा नहीं। यहाँ पे याद रखिएगा पीएच स्केल, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये पीएच का फुल फॉर्म हो गया। ओके, अब जरा समझिए पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हम इसको बोलेंगे पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ गया? ये एल है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये तो पीएच का हो गया। अब जरा समझिएगा, ये रक्त का जो पीएच मान है, ब्लड का जो पीएच मान है वो कितना है? 7.4 है। और किसका किसका होता है? मिट्टी का, मिट्टी का पीएच मान भी 7.4 होता है। ठीक है, आंसू का भी पीएच मान कितना होता है? 7.4। मिट्टी का पीएच मान 7.4, ब्लड का पीएच मान 7.4, इतने का। ठीक है, चलिए एक बात और हम लोग पीएच में समझ लेते हैं, कौन क्षारीय कौन अम्लीय होता है, इसके बारे में ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। चलिए यहाँ से समझिएगा, ये मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक पीएच स्केल है। ठीक है, अब आपको बता देते हैं, ये 1 से 0 से शुरू होगा, 7 तक जाएगा और लास्ट आपको 14 तक रहता है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ तक रहेगा आपको। तो जो 0 और 7 के बीच यानी 6.99 तक जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं अम्ल। क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। ठीक है, 7 और 14 के जो बीच में आएगा यानी 7.1 ऐसे करके 7.1 से 14 तक, तो ये जो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस अर्थात क्षारीय। क्या बोलेंगे? क्षारीय पदार्थ बोलेंगे, भास्मिक पदार्थ बोलेंगे। लेकिन जो 7 रहता है, 7 को बोलते क्या है बाबू? 7 को उदासीन पदार्थ बोलते हैं। 7 को क्या बोलेंगे? उदासीन पदार्थ। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में पूरा आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको कुछ वैज्ञानिक नाम पूछे, हम टेक्निकल नाम पूछे कि आरबीसी का टेक्निकल नाम क्या होगा, इसका टेक्निकल नाम पूछे हम आपको से, आरबीसी का टेक्निकल नाम क्या होगा, डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम क्या होगा, और प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम क्या होगा। प्लेटलेट्स, यहाँ प्लेट नहीं पढ़िएगा, प्लेटलेट्स। ठीक है, पूरा हम नहीं लिखे हैं। ये सब का टेक्निकल नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा आरबीसी का टेक्निकल नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। इसका टेक्निकल नाम क्या होता है बाबू? इरिथ्रोसाइट्स होता है। देखो इरिथ्रोसाइट्स होता है। डब्ल्यूबीसी का होता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट होता है। ठीक है, ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स का याद रखिएगा, इसका जो टेक्निकल नाम या फिर वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट क्या होगा? थ्रोम्बोसाइट होता है। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन आगे हम बताए थे कि रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो याद रखिएगा वो फेरस ऐसा तत्व है जो रक्त में पाया जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, रक्त का स्थानांतरण, स्थानांतरण, ठीक है, रक्त का स्थानांतरण कौन करता है? तो याद रखिएगा फेरस नहीं करता, ये फेरस पाया जाता है रक्त में। ठीक है, और हीमोग्लोबिन भी पाई जाती है, हम आपको आगे बता देंगे, नहीं तो इसी में समझ लो कि रक्त में हीमोग्लोबिन भी पाई जाती है और फेरस की मात्रा भी पाई जाती है ना। चलिए, तो रक्त का एक जगह से दूसरी जगह तक मान लिया जाए, जैसे यहाँ पे देखो, ये यहाँ से रक्त को अगर यहाँ तक पहुँचना होगा
तो यहाँ से यहाँ तक इसको स्थानांतरण कौन करेगा? तो इसको जो स्थानांतरित करेगा वो सोडियम हो गया। उसका नाम क्या है? सोडियम है। Na जो है रक्त को क्या करता है? स्थानांतरित करता है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर से जा कर के घर पे नोट कर लेना। ठीक है, अगर बैठे हो कहीं दूर देख रहे हो तो। चलिए, इसके बाद मानव में बीपी यानी कि रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होती है? चलिए देखो, यहाँ पे हम आपको लिख दिए हैं, पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। मानव में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? तो वो याद रखिएगा, उस ग्रंथि का जो नाम है, उस ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं एड्रीनल ग्रंथि। उस ग्रंथि को क्या बोलेंगे बाबू? एड्रीनल ग्रंथि बोलेंगे। ठीक है, यह अचानक वाले हार्मोन को क्या करते हैं? स्रावित करते हैं। ठीक है, क्या करें जी? जैसे अगर मान लिया जाए आप कहीं पे जा रहे हो और जाते जाते आपको अचानक कोई डरा दिया। ठीक है, जब अचानक कोई डरा दिया तो आप डर जाते हो। तो ये डरते समय तुरंत जो हार्मोन का स्राव होता है, उस हार्मोन को स्राव कौन करता है? एड्रीनल ग्रंथि करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहेगा कि डरने वाले हार्मोन या फिर अचानक स्रावित होने वाले हार्मोन, जो जिससे आपको डर लगता है, उस हार्मोन को स्रावित कौन करता है? एड्रीनल ग्रंथि। मानव शरीर में ब्लड प्रेशर बीपी को कौन जांच करता है बाबू? नियंत्रित करता है, तो वो हो जाएगा एड्रीनल ग्लैंड। क्लियर हो गए? अगला क्वेश्चन, बुढ़ापे में कौन सा ग्रंथि लुप्त हो जाती है? याद रखिएगा, बुढ़ापे में कौन सा ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो थाइमस ग्रंथि। ठीक है, थाइमस ग्रंथि जो होती है, जैसे जैसे आपका शरीर ढलते जाएगा धीरे धीरे ये लुप्त होते चलता है। ठीक है, यानी कि बुढ़ापे में थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव में गुण सूत्रों की संख्या कितने होते हैं? तो मानव में गुण सूत्रों की संख्या 46 होते हैं, यानी कि 23 जोड़ा होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं यहाँ से। ये हम आपको पढ़ा दिए हैं कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। ठीक है, कौन सा है बताइए तो? बहुत बढ़िया, सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है बाबू? ठीक है, वो याद रखिएगा, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका का नाम है उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे गलती लिख दिए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अंडाणु। क्या बोलते हैं? अंडाणु। यहाँ पे बड़ी ना लिखा करके ये लिखाएगा लंबी। कौन सी कोशिका? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, इसके बारे में हम लोग मानव शरीर का बीपी देखेंगे। चलिए, यहाँ से देखो, इसको हम मिटा देते हैं, बहुत बेकार लग रहा है कॉपी से। देखो बाबू, अगर आपको ओवरऑल पूछे कोशिका में, हम आपको जब कोशिका पढ़ाएंगे तो ये हम बता देंगे, लेकिन फिर भी अब टॉपिक आ गया है तो इसको हम बता ही देते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल और मानव। ठीक है, चलिए, ओवरऑल और मानव। अगर हम बात करें सबसे ओवरऑल में, पूरे वायुमंडल में सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? तो उस छोटी कोशिका को बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। उस छोटी कोशिका को क्या बोलते हैं बाबू? माइकोप्लाज्मा। ये छोटी कोशिका याद रखिएगा। और मानव में सबसे छोटी कोशिका को क्या बोलते हैं? स्पर्म, जिसका हिंदी होता है शुक्राणु। पुरुषों में पाया जाता है ना, और स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। ठीक है, चलिए आगे। मानव शरीर में ओवरऑल अगर हम पूरे वायुमंडल में बात करें कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो वो याद रखिएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ा कोशिका है। क्लियर? लेकिन मानव में अगर बात करें सबसे बड़ा कोशिका कौन है, तो वो याद रखिएगा ओवम, जिसका हिंदी होता है अंडाणु। देखो, स्पर्म सबसे छोटी कोशिका, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका ओवरऑल में, मानव में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका को ओवम यानी कि अंडाणु हो गया, और ओवरऑल में शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, आप जरा समझिए, जो अभी हम आपको क्वेश्चन बताए थे सबसे बड़ी कोशिका ना बता करके, यहाँ पे याद रखिएगा सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका। आप कहिएगा गुरुजी ये तो लंबी कोशिका और बड़ी कोशिका में अंतर क्या है?
तो हम आपको एग्जाम्पल से समझा देंगे। याद रखिएगा, सबसे लंबी जो कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है। यानी कि सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर में कौन सा है? तंत्रिका तंत्र, जिसकी लंबाई जो होती है याद रखिएगा 1 मीटर से भी अधिक होती है, 1 मीटर से भी अधिक होती है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल समझ लिए, ठीक है। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, ओवरऑल शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका, ये सबसे छोटी है। मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे लंबी कोशिका नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो चलिए कोई एग्जाम्पल से समझते हैं बड़ा और लंबा में क्या अंतर होता है। जैसे हम दो आपको सर्किल बनाते हैं, एक सर्किल ये हो गया, ठीक है, और एक सर्किल चलो मान लेते हैं इस प्रकार से, ये सर्किल है, वृत्त है। अब जरा बताइए एक में सबसे बड़ा आपको कौन दिखाई दे रहा है? बहुत बढ़िया। अब ये आपको फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला? तो कहिएगा सर जी ये सिंपल है, जो फर्स्ट वाला है ये सबसे क्या है बाबू? बड़ा कोशिका है। तो यही है, ये जो बड़ी कोशिका है वो उसको हम ओवम बोलते हैं, और ये जो आपका सबसे छोटी कोशिका सबसे लंबी कोशिका है उसको हम लोग बोलेंगे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे बड़ा कोशिका में अंतर क्या होता है और सबसे छोटा कोशिका में अंतर। जैसे लाल किला, ठीक है, लाल किला जो है सबसे बड़ा कोशिका सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ा है। और कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार जो है ये सबसे लंबा है ना। चलिए अब आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग अगर बीपी के बारे में बात करें कि मानव शरीर में ब्लड प्रेशर, ठीक है, बीपी कितना होता है, एक सामान्य मनुष्य का, एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो वो याद रखिएगा 120/80 mmHg। Hg का मतलब यहाँ पारे के बराबर होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लड़के लोग, क्या करते हैं कि 80/120 होगा या फिर 120/80 होगा। तो इसको से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके घर में किन्हीं को निमंत्रण आता है तो याद रखिएगा हमेशा पापा को ही आएंगे, पापा ना है तो आपके पास आएंगे, ठीक है। यानी कि कुछ छोटा सा ट्रिक लगाइए, बड़का बट्टा क्या हो जाएगा? छोटका। यानी ब्लड प्रेशर में सबसे पहले कौन आएगा? 120, उसके बाद छोटा वाला आएगा। यानी कि ब्लड प्रेशर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? सामान्य मनुष्य में रक्तदाब जो होता है, रक्तचाप जो होता है, बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 mmHg के क्या होगा? बराबर होगा, पारे के बराबर होगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास रहेगा कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसको कहते हैं? तो ब्लड बैंक किसको कहते हैं? याद रखिएगा ये जो ब्लड बैंक कहते हैं वो स्प्लीन को कहते हैं। किसको कहते हैं बाबू? स्प्लीन को कहते हैं। अच्छा, स्प्लीन का एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्लीहा। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मानव शरीर का ब्लड बैंक स्प्लीन को यानी कि प्लीहा को, रक्त का कब्रिस्तान भी हम लोग इसी को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और नाम इसको हम लोग जानते हैं तिल्ली के नाम से। किसके नाम से? तो तिल्ली के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये मानव शरीर में ब्लड बैंक किसको कहेंगे? स्प्लीन को कहेंगे, तिल्ली को कहेंगे, प्लीहा को कहेंगे। ये तीनों एक ही को कहते हैं, ठीक है, तीनों का एक ही नाम है, ठीक है। आपके घर में भी 2-3 नाम होंगे आपका। तो मानव शरीर का ब्लड बैंक किसको कहते हैं बाबू? तो ब्लड बैंक याद रखिएगा स्प्लीन को हिंदी में बोलेंगे प्लीहा, एक और नाम है इसको तिल्ली, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो याद रखिएगा आपके भार के विचार से, ठीक है, आपके भार के विचार से द्रव्यमान के अनुसार ये 65% होती है, ठीक है। कितने बाबू? 65% होती है आपका शरीर में जल। इसके बाद अगर एक और क्वेश्चन आपको से पूछा जाए कि मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है, कहाँ से शुरू हो जाता है, कहाँ से भोजन का पाचन आरंभ हो जाता है? तो याद रखिएगा इन माउथ यानी कि मुंह से। कहाँ से शुरू हो जाती है? तो मानव में भोजन का पाचन जो है मुंह से शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन, मानव में भोजन का पाचन जो है पूर्ण पाचन, फुल डाइजेस्ट, ठीक है, पूर्ण पाचन कहाँ हो जाएगा? याद रखना
जो पूर्ण पाचन होता है वो छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है बाबू? छोटी आंत में होती है। मानव शरीर में पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो वो छोटी आंत में होती है, ठीक है, जिसकी लंबाई 7.5 मीटर में 7.5 यानी 7.5 मीटर के करीब छोटी आंत की लंबाई होती है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाए कि मानव शरीर में पाचन तो हो गया, लेकिन जो बचा खुचा शेष पदार्थ जो रहता है उसका पाचन कहाँ होता है, यानी कि पुनर्अवशोषण की क्रिया, जल अवशोषण की क्रिया कहाँ होती है? तो वो होती है बड़ी आंत में। कहाँ होती है बाबू? बड़ी आंत में होती है, जिसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर के करीब होता है। समझ में आ गया? चलिए आगे क्वेश्चन, आहार नाल, ठीक है, आहार नाल फूड पाइप की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखिएगा, हम आपको आगे ऊपर करके बता देते हैं, ठीक है। ये जो फूड पाइप की जो लंबाई होती है बाबू, वो याद रखिएगा, फूड पाइप की जो लंबाई होती है 8 से 10 मीटर के करीब होता है। कितना होता है? 8 से 10 मीटर तक होती है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो, 5-6 क्वेश्चन और है आपके पास। इसके बाद है मानव शरीर में पीत का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, ये फूड पाइप हम आपको बता दिए। मानव शरीर का पीत का निर्माण या पीत की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो यकृत में, लीवर में होती है। कहाँ होती है? यकृत यानी कि लीवर में। मानव रक्त में सर्वदाता रुधिर वर्ग, ठीक है, जो ब्लड का जो टाइप्स है वो 4 प्रकार के होता है, ठीक है। देखो कौन कौन? ए बी ओ, 4 को ग्रुप हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको कहा कि मानव शरीर में सर्वदाता वर्ग कौन है, रुधिर वर्ग कौन है, तो वो ओ। सर्वदाता मतलब सभी को दे सकता है, यूनिवर्सल ब्लड डोनर, ठीक है, सभी को दे सकता है, ओ ग्रुप। लेकिन सर्वग्राही, सबसे कौन ग्रहण कर सकता है बाबू? तो ए बी जो होता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो होता है, ए बी होता है, सबसे ये ग्रहण कर सकता है, लेकिन ये सबको दे नहीं सकता। आप देखो, ब्लड डोनर यानी सर्वदाता जो होता है सभी को ये दे सकता है, कौन? ओ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये 19 आपको नाम के लिखा हुआ है। हम आपको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन से प्लस बताएं। 26-27 मिनट का वीडियो बन चुका है अभी, ठीक है, और लगभग 1-2 मिनट और वीडियो बनेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपको है, इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? याद रखना, इंसुलिन के कमी के कारण, यहाँ भी 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। तो उस कमी के कारण होती है मधुमेह रोग। कौन सा रोग? मधुमेह रोग, जिसको हम लोग शुगर की बीमारी भी कहते हैं, या फिर इसको हम डायबिटीज भी कहते हैं, ठीक है। इंसुलिन के कमी के कारण तो मधुमेह रोग होगा, लेकिन कहेगा इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है बाबू? ठीक है, तो वो अग्नाशय में होता है। कहाँ होता है इंसुलिन का निर्माण? अग्नाशय में होता है। समझ में आ गया? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? पूरे रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो वो याद रखिएगा, बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा में। कहाँ निर्माण होता है? अस्थि मज्जा में। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ये अस्थि मज्जा कहाँ होती है?